हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं जियोग्राफी की 9वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा मिट्टी के प्रकार के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है, जो कि है भारत की मिट्टियों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे इंग्लिश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, जिसका मतलब है आईसीएआर का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, तो वो वहाँ पे याद रखेंगे। उसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। इसी तरह भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस के नाम से जाना जाता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आईसीएआर का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। अब देखते हैं कि आईसीएआर ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की है। तो कौन कौन सी मिट्टी है वो हम देखते हैं। तो पहला आता है पर्वतीय मिट्टी, फिर दूसरे नंबर पे है जलोढ़ मिट्टी, फिर काली मिट्टी और फिर लाल मिट्टी। फिर उसके बाद है लेटराइट मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी। ये 8 प्रकार की मिट्टियों के द्वारा पहचान किया गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें लिखा है कि 4 प्रकार की मिट्टियाँ जो है वो भारत में पाई जाती है। जो पहले नंबर पे है वो जलोढ़ मिट्टी है, जो कि 43% के लगभग पाया जाता है। फिर है लाल मिट्टी, 18% के लगभग पाया जाता है। फिर है काली मिट्टी, जो कि 15% के लगभग है। फिर है लेटराइट मिट्टी, जो कि 3.5 या फिर 3.7% के लगभग पाया जाता है। ये परसेंटेज थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आपको ये परसेंटेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये याद रखिए कि ये 4 प्रकार की जो मिट्टी है वो भारत में ज़्यादातर जगहों में पाई जाती हैं। आइए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी जो है वो किस तरह से होती है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो पहला नंबर पे आता है हमारा जलोढ़ मिट्टी। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं और ये कहाँ पे ज़्यादातर पाई जाती हैं। तो इसमें पहला है हमारा देश में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी, जो कि कुल भूमि का 43% भाग जो है वो कवर करती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह 2 प्रकार की होती है, पुराना जलोढ़ जिसे बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर के नाम से जाना जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। अगला है पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और असम तक उत्तरी मैदानों में ये पाया जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी और महानदी जैसी भिन्न नदियों के डेल्टाओं में भी ये मिट्टी पाई जाती है। अगला है फसलें जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, गन्ना, दालें, सब्जियाँ, फल, तिलहन आदि जो हैं वो इस मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से हो पाते हैं। अगला आता है हमारा मिट्टी, जो कि है काली मिट्टी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब इसको भी याद रखेंगे इसकी क्या क्या विशेषता होती है। इसे रेगुर या फिर चर्नेनियम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसे रेगुर या फिर चर्निजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये तीसरा सबसे बड़ा मृदा समूह है। ज्वालामुखी चट्टानों और लावों से ये बना होता है। अगला है इसका जो काला रंग है वो मैग्नेटाइट और टाइटेनिफेरस और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण जो है वो हो जाता है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट, पोटाश, चूना और मैग्नीशियम कार्बोनेट, लेकिन फास्फोरस कम इसमें यूज़ होता है। अगला है गर्म मौसम के दौरान इनमें जो है गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं। अगर गर्मी का मौसम होगा तो इस मिट्टी में जो है वो दरारें आ जाती हैं। तो यही इस मिट्टी की जो है वो खास बात होती है। अगला है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये पाया जाता है। यह लगभग 15.20 भूमि परसेंट जो है वो कवर करता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये जो मिट्टी है वो ज़्यादातर किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में ये पाया जाता है। और ये लगभग कितना जो है वो भूमि कवर करती है, तो लगभग 15.5% ये भूमि कवर करती है। फसलें जैसे देखेंगे कपास, तिलहन, गेहूँ, अलसी, बाजरा और तम्बाकू जो है वो इस मिट्टी में ज़्यादा अच्छे से फसल जो है ग्रो कर पाते हैं। अगला मिट्टी आता है हमारा, जो कि है लाल मिट्टी, रेड सॉइल जिसे कहेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि ये लगभग 18% क्षेत्र जो है वो इंडिया का कवर करती है। यह मिट्टी पश्चिम घाट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दक्षिणी दक्षिणी मध्य गंगा मैदानों के कुछ हिस्सों से को भी कवर करती है। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का उपयोग ईंट के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस मिट्टी का उत्पादन कब किया जाता है? ईंट बनाने के लिए किया जाता है। लाल रंग चट्टानों में उपस्थित लोहे के कारण होता है तथा मिट्टी गीली होने पर पीली हो जाती है। अगला है बारीक दाने वाली लाल और पीली मिट्टी मोटे दाने वाली मिट्टी से ज़्यादा उपजाऊ होती है। हालांकि इसमें आमतौर पर ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी जो है वो देखी जाती है। इसमें जो फसल है वो कैसी कैसी होती है? गेहूँ, कपास, तिलहन, बाजरा, तंबाकू और दालें इसमें भी अच्छी मात्रा में हो सकते हैं। अगला आता है हमारा, जो कि है
रेगिस्तानी मिट्टी, जो कि रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो रेगिस्तानी मिट्टी जो है ये शुष्क मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसे। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 4.42% जो है वो कवर करती है, और इसका जो रंग है वो भूरे कलर का होता है। तो आपने इस चीज़ को याद रखा, इसका जो रंग है वो ब्राउन कलर का होता है, और ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 4.42% हिस्सा कवर करती है। अगला देखते हैं, जो कि है रेगिस्तानी मिट्टी में फॉस्फेट की मात्रा जो है वो सामान्य रहती है, लेकिन जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो थोड़ी सी कम होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रेगिस्तानी मिट्टी में जो फॉस्फेट की मात्रा है वो सामान्य होती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम होती है। इसमें कैल्शियम की परतें होती हैं जो पानी को अंदर जाने से रोकती हैं। सिंचाई करने पर जो पानी सतह के पास रहता है, जिससे यह पौधे के लिए उपलब्ध रहता है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा रेगिस्तानी मिट्टी है, जिससे ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। इसमें फसलें देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो बाजरा, दालें, ग्वारा, ज्वार और पानी की आवश्यकता वाले पौधे, जिसमें कि कम पानी लगे, तो वो जो पौधे होते हैं, जो फसलें होती हैं, वो इस मिट्टी में होती है। अगली मिट्टी आती है हमारी, जो कि है लेटराइट मिट्टी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अगली मिट्टी आती है हमारी लेटराइट मिट्टी। तो इसमें क्या है, ये जो क्षेत्र कवर करती है वो 3.7% के आसपास ये क्षेत्र कवर करती है। यह देश के उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ भारी वर्षा होती है तथा बारी-बारी से सूखा और गीला मौसम रहता है। इसमें आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होता है, और ह्यूमस जो है वो कम होता है। यह नीलाक्षण और ऑक्सीकरण द्वारा बनता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये कैसे बनता है, ये मिट्टी लेटराइट मिट्टी, ये निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा बनता है। इसमें जो फसल है वो कैसी होती है, तो चावल, रागी, गन्ना, रबर, नारियल, चाय, कॉफ़ी और काजू की फसल जो है इसमें अच्छे से हो सकती है। आप लेटराइट मिट्टी जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, असम, उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में पा सकते हैं। तो आपने इस मिट्टी के बारे में ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला है आता है मिट्टी हमारा, जो कि है पहाड़ी मिट्टी। तो पहाड़ी मिट्टी आती है, जो कि यह देश के 5.5 क्षेत्र पर फैला हुआ है। हिमालय की घाटियों और पहाड़ ढलानों में ये पाया जाता है, जिसमें फसलें कौन सी होती है, मक्का, चावल, फलियाँ, चारा, बाग और आलू, ये इसमें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। फिर इसी तरह अगली मिट्टी आती है हमारी लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। तो इसमें हम देखते हैं कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी को कलहड़ नाम से जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी को कल्लर के नाम से भी इस मिट्टी का जाना जाता है। यह अत्यधिक सिंचाई के कारण लवणित होती है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाती है, और इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये जो मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है, जो शुष्क जगह हो, जो मतलब सूखा एरिया हो, या फिर जो थोड़ा सा कम सूखा एरिया हो, वहाँ पे ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम होती है। इस मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए आप सिंचाई और जल निकासी से सुधार कर सकते हैं, जिप्सम मिला सकते हैं, और नमक सहन करने वाली फसलें उगा सकते हैं। मतलब कि ऐसे फसलें उगा सकते हैं जो फसल में नमक दिया जा सके। अगला है, इस प्रकार की मिट्टी जो है वो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के में पाई जाती है। वहाँ पे ये मिट्टी आम प्रकार से पाई जाती है। फिर इसी तरह अगला है, आप इसमें फलीदार पौधे उगा सकते हैं। अगली मिट्टी आती है पीट और दलदली मिट्टी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, अगली मिट्टी है हमारी पीट और दलदली मिट्टी। तो पीट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, जहाँ पर्याप्त जल निकासी उपलब्ध नहीं होती। आप केरल के कुछ हिस्सों में पीट युक्त मिट्टी तथा तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के तटों पर दलदली मिट्टी जो है वो देख सकते हैं। वहाँ पे ये मिट्टी आमतौर पर मिल जाती है। पीट मिट्टी काली और बहुत अम्लीय होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पीट मिट्टी जो है वो काली होती है और बहुत अम्लीय होती है, कार्बनिक पदार्थ से भरपूर होती है, जिसमें अत्यधिक खारा, लेकिन फास्फेट और पोटास की कमी इसमें देखने को मिलती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला हमारा जो आता है वो इंडिया का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी मिट्टी जो है वो भारत के किस क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी हो गई जो है वो, फिर काली मिट्टी हो गई, फिर लाल एवं पीली मिट्टी हो गई, लेटराइट मिट्टी हो गई, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट एवं जैविक मिट्टी जो है वो किन किन जगहों पे पाई जाती है। ये नीचे इंग्लिश वाले मैप में भी आप देख सकते हैं कि कौन सी मिट्टी जो है वो किस जगहों पे जो है ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जो आप देख सकते हैं ऊपर वाले हिस्से में फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है, फिर नीचे वाले हिस्से में एलुवियल सॉइल, फिर इसमें लेटराइट सॉइल इधर पाया जाता है, फिर रेड एंड येलो सॉइल इधर पाया जाता है, फिर पीटी सॉइल इधर पाया जाता है, ब्लैक सॉइल जो है इस वाले हिस्से में पाया जाता है, स्लाइन सॉइल यहाँ पे पाया जाता है, और एरिड सॉइल जो है वो इन वाले हिस्सों में पाया जाता है। इंडिया के डिफरेंट टाइप में जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की जो है वो मिट्टी पाई जाती है।
आइए दोस्तों, अब देखते हैं एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिट्टियों से बने हैं, और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे, तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं, तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बने हैं, वे किन 3 नदियों द्वारा विक्षेपित मिट्टी से बने हैं? तो वो बने हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की विक्षेपित मिट्टी से ये बने हैं। इनका निर्माण जो है वो मुख्य रूप से इन्हीं नदियों से हुआ है। जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा, इनकी सहायता द्वारा, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निपेक्ष से हुआ है। इसलिए इस मैदान को उत्तर भारत का जलोढ़ मैदान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाता है धारिता क्षमता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, उसे क्या कहा जाता है? उसे धारिता क्षमता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है काली मिट्टी के बारे में? कि इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये इसके बारे में गलत है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इसमें फास्फोरस जो है वो जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। अगला है, ह्यूमस मृदा जो है वो किस भाग में पाई जाती है? तो ह्यूमस मृदा जो पाई जाती है ये क्षैतिज के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ह्यूमस मृदा जो है वो किस भाग में पाई जाती है? तो ये क्षितिज के रूप में, ये क्षितिज के क्षेत्रों में, भाग में मतलब पाया जाता है यहाँ पे। अगला है, जो कि क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? तो मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, तो वो कौन सी है? ओवरग्रेजिंग। तो ओवरग्रेजिंग जो है वो मृदा संरक्षण की एक विधि में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, अन्य फसलों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि काजू उगाने के लिए हमें कौन सी मिट्टी अच्छी रहेगी? तो ये रहेगी लाल लेटेराइट मिट्टी। तो लाल लेटेराइट मिट्टी में जो है वो काजू की वृद्धि अच्छे से हो सकती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि काजू की वृद्धि के लिए सबसे अधिक अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो लाल लेटेराइट मिट्टी है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटी में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% के आसपास क्षेत्र जो है वो कवर करती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी हमारी। जलोढ़ मृदा जो है वो भारत के कुल लगभग 40% क्षेत्र को कवर करती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं को में किसके मल्चिंग कहा जाता है? तो मल्चिंग किसे कहा जाता है? मृदा संरक्षण की कौन सी प्रक्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, इसी को मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दिया जाता है, इसी को मल्चिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा संरक्षण की एक विधि कौन सी है? तो वो है छाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं। मतलब कि मृदा जो है, मिट्टी जो है वो इस स्थान से कहीं और न चली जाए, मतलब पानी के बहाव से होके न चली जाए। तो इसी चीज़ को मृदा संरक्षण की प्रक्रिया बोला जाता है, और छाद जो है वो उसमें से एक विधि है मृदा संरक्षण को बचाने की। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक है, तत्व है? तो ये है पोटेशियम। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पोटेशियम जो है
वो उर्वरकों में पाए जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि पौधों के लिए 3 प्राथमिक पोषक तत्व जरूरी होते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम या फिर पोटास हो जाता है। तो ये सभी पौधे उगाने में जो है हेल्प करते हैं। जो भी जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, वो पौधे उगाते के समय इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि पौधे जो है वो आसानी से उग सके और उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सी मिट्टी ऐसी होती है जो भारी वर्षा मतलब ज़्यादा वर्षा होती है और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे पाई जाती है। तो ये दलदली मिट्टी होती है, तो क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा जो है वो आता है, तो इसी तरह से यहाँ की मिट्टी जो है वो दलदली हो जाती है। ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? तो केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जहाँ अधिक वर्षा के कारण जो है जमाव हो जाता है, ऐसे क्षेत्रों में जल जमाव के कारण पीठ या फिर जो दलदली मिट्टी होती है उसका निर्माण होता है। तो इन क्षेत्रों में जो कि समुद्री तट से लगभग आसपास है, जैसे केरल और तमिलनाडु, तो यहाँ पे दलदली मिट्टी जो है वो देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कथन जलोढ़ मिट्टी के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये जो कथन है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, भारत में उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो जो भारत का उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से पूरी तरह ढका हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उत्तरी भारत में मतलब उत्तर भारत में जो है वो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है? तो उत्तरी मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, मतलब उत्तरी भारत के मैदानों में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी डैश का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें किस चीज़ का उत्पादन सबसे अच्छा हो सकता है? तो उसमें चावल का उत्पादन जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो जलोढ़ मिट्टी में कौन सी फसल उगाते हैं? तो चावल जो है वो ज़्यादा मात्रा में उगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता? तो ऐसा पूछा गया है कि कौन सी मिट्टी निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होती, कौन सा ऐसा कारक है? तो मवेशी चराई। तो मवेशी चराई जो है वो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होती। जो हम देखेंगे मवेशी अर्थात जानवरों की चराई तथा उनके पैरों खुरों से मृदा ढीली होती है, अतः जो मृदा है उसका अपरदन होने लगता है। तो इस वजह से इसका जो कारण है वो निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो जानवर होते हैं वो अगर उस मैदान पे आएंगे, उधर घूमेंगे, वहाँ पे कुछ खाएंगे, तो वो मृदा जो है वो धीरे धीरे ढीली हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन जो है वो होने लगता है, मतलब मृदा जो है वो मिट्टी खराब होने लगती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा जो है वो बनी रहती है? तो किस मिट्टी में जो है पानी जो है ज़्यादा सोखने की ज़रूरत होती है? तो जो ऑप्शन नंबर डी है चिकनी मिट्टी, इसमें जो है पानी बहुत ही जो है अच्छे से जमा रहता है, इसके अंदर बहुत मात्रा में पानी पाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि चिकनी मिट्टी के बहुत महीन कण होते हैं, इस मिट्टी की जो है जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे आप चिकनी मिट्टी देखेंगे तो वो उस मिट्टी में जो है वो ज़्यादातर पानी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, लेटराइट मिट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो इसमें कमी होती है सिलिकॉन की कमी होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें सिलिकॉन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, लेटराइट मिट्टी में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें? आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड जो है वो लेटराइट मिट्टी में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, चाय और कॉफ़ी डैश मिट्टी में उगाई जाती है? तो चाय और कॉफ़ी जो है वो लेटराइट मिट्टी में उगाई जाती है। तो चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयोगी है? तो लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है वो भारत के केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और उड़ीसा के विशेष रूप में पाई जाती है, जहाँ पे जो है ये मिट्टी पाई जाती है और इसमें चाय और कॉफ़ी का निर्माण जो है वो होता है, मतलब वहाँ पे फसल उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे अच्छी होती है? तो लाल लेटराइट मिट्टी जो है वो काजू जैसी फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो इसमें मिट्टी से पूछा गया है कि क्या उपजाऊ बनाता है, कौन सा तरीका? तो खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण करके अगर मिट्टी में मिलाया जाए तो ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि मिट्टी को उपजाऊ खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण बनाता है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम, आयरन,
जिंक, कॉपर की उचित मात्रा होने पर जो है वो मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मिट्टी में इस प्रकार के कार्बनिक पदार्थ मिला दिया जाए तो मिट्टी जो है वो अधिक उपजाऊ बन जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है। तो किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मिट्टी अम्लीय जो प्रकृति है, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति वो हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता के द्वारा दर्शाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार भारत में निम्न में से किस प्रकार का मिट्टी क्रम सर्वाधिक है? तो किस प्रकार का मिट्टी जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है? तो इंसेप्टिसोल प्रकार की जो मृदा है वो भारत में ज़्यादातर देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बलुई दोमर मिट्टी या फिर जिसे लाल लेटराइट मिट्टी भी कहेंगे, तो यही जो है वो काजू के पेड़ उगाने के लिए ज़्यादातर उपयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो लाल लेटराइट मिट्टी जो है उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है कठोरकृत मिट्टी पर किस मृत कीट के शरीर की किस हिस्से की छाप जो है एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी जीवाश्म का एक उदाहरण है। तो कठोरकृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर की किसी हिस्से की छाप जो है वो जीवाश्म का एक उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का एक कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का एक कारक कौन सा नहीं हो सकता? तो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मिट्टी की किस परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो ये मिट्टी के ऊपरी भाग में होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मिट्टी के ऊपरी परत में ह्यूमस होता है जो मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाता है। अगला क्वेश्चन आता है, जो है काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? जो काली मिट्टी है वो रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो काली मिट्टी आप देख सकते हैं जिसे मुख्य रूप से रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपास मिट्टी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती जो है वो ज़्यादा होती है। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें? ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिलेगी। कौन सी? काली मिट्टी या फिर जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, रेगुर मिट्टी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो ये है कछार मिट्टी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो कछार मिट्टी होती है। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, भारत के पूर्वी व पश्चिमी तट पर जो क्रमशः बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर पर जलोढ़ मिट्टी कछार के क्षेत्र में है, जिनका निर्माण तरंग अनाच्छादन क्रिया द्वारा जिसे वेव डिन्यूशन हुआ है, जबकि पूर्व और पश्चिमी घाट पर लेटराइट मिट्टी जो है वो पाई जाती है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि भारत में पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी जो है उसे कछार कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है उत्तरी मैदानों में निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ है? तो उत्तरी मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है? तो ऑप्शन नंबर ए खादर जो है वो क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं डैश मिट्टी में पाई जाती हैं? तो कौन सी मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी में ये पाई जाती हैं। तो आप इसी क्वेश्चन को याद रखें कि महानदी और गोदावरी की समृद्ध डेल्टाएं जो हैं वो जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1956 को। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि भारत का मृदा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो 1956 को ये किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को डैश के नाम से जाना जाता है? तो तराई के क्षेत्र से जाना जाता है। तो आप उस क्वेश्चन को याद रखें कि उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को तराई के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है मृदा में लवणीकरण किस कारण से होता है? तो ये होता है अधिक सिंचाई के कारण। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि मृदा में लवण की मात्रा को मृदा लवणता कहते हैं और ये अधिक सिंचाई होने से मिट्टी में लवणीकरण जो है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, खारी मिट्टी को डैश के नाम से भी जाना जाता है? जो खारी मिट्टी है
उसे ऑप्शन नंबर ए ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि खारी मिट्टी या फिर जो क्षारीय मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी, उसी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि क्षारीय मृदा, जिसे हम खारी मिट्टी कहते हैं, उसे ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें कि क्षारीय मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होती है? तो चावल सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें, आर्द्र भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे उपयुक्त होती है? तो चावल की फसल सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डैश, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं। तो किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर बी, कृषि सूखा। तो कृषि सूखा, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। और इसी की वजह से जो फसल इसमें लगी होती है वो मुरझा जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है लाल मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है क्रिस्टलीय और मेटाफॉर्मिक चट्टानों में लौह की व्युत्पत्ति। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो लाल मिट्टी होती है उसके लाल होने का क्या कारण है? तो क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्युत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दलदली या फिर जिसे पीट मिट्टी कहते हैं वो यहाँ पे मुख्य रूप से नहीं पाई जाती? तो किन क्षेत्रों में नहीं पाई जाएगी ये? तो ये मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये दलदली मिट्टी जो है वो ज़्यादातर जहाँ पे अधिक वर्षा होता है और जहाँ पे जो समुद्री तट होते हैं वहाँ पे ये दलदली मिट्टी जो है हमें देखने को मिलती है। जैसे कि केरल तथा तमिलनाडु के तट पर जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और इन्हीं के कारण वहाँ पे जल का जमाव हो जाता है, तो इन क्षेत्रों पे जो है वो दलदली मिट्टी का निर्माण होता है। तो जैसे केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कुछ तौर पे मुख्य मिट्टी के रूप में ये दलदली मिट्टी पाई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब ऐसे जैसे क्षेत्रों में तो दलदली मिट्टी जो है वो नहीं पाई जाती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो मिट्टी के ऊपर। तो आपने देख लिया होगा कि मिट्टी किस प्रकार की होती है और कैसी मिट्टी से एसएससी में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।